हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 14 दिसंबर है और 13 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आने वाले हैं, उसका एक रीज़न है मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है और सिंपल एंड ईजी फॉर्मेट में है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स में मैं दूंगा, और उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज की सबसे खास न्यूज़, आज 14 दिसंबर है और सबसे खास न्यूज़ है कि हमारे जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसके अंदर क्या हुआ है। संसद भवन में कल दो आदमियों ने एक छोटा सा हमला कर दिया है। कैसे हमला किया है कि उन्होंने क्या किया है कि जो गैस के गोले छोड़ दिए हैं वहाँ पे। दो लड़के ऐसे थे और इधर आप दूसरी साइड में देखोगे तो बाहर की साइड में भी दो व्यक्तियों ने कुछ गैस टाइप की, जिससे जहरीली गैस निकलती है, वैसा कुछ छोड़ा है। तो उनको बाद में पकड़ लिया गया है। तो ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ी ब्रीच है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए सभी को वैसे अपडेट्स होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज से अपने जो मेन हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ बन रहा है। एक्चुअली इसकी सिर्फ इमेज आई है, तो उस इमेज के बेसिस पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ बन रहा है, तो इंडिया के अंदर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो कच्छ ओबरन गुजरात के अंदर। कौन सा ग्रुप बना रहा है, तो अडानी ग्रुप बना रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, इट विल कवर ए वास्ट 726 स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास। मतलब आप सोचिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो 726 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड मास है उसके अंदर ये बनेगा और 30 गीगावाट ऑफ पावर जनरेट करेगा। मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी में कितनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं, आप सोचिए। फोकस ऑन सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी पर फोकस होगा इनका। इंडिया का पंचामृत 8 COP26, जो हमारा COP26 था, ये तो समझ में आ गया कि भाई क्या सोलर, मतलब जो हमारे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम 30 गीगावाट ऑफ पावर अडानी ग्रुप जनरेट करने जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो हमें भी पता है। लेकिन उसके साथ में एक छोटी सी न्यूज़ काम में आ जाती है कि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी, तो उसमें इंडिया ने एक पंचामृत कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। क्या नाम है पंचामृत का, कि हम न्यू फॉसिल फ्यूल एनर्जी को पहुंचेंगे 500 गीगावाट बाई 2030, यानी 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचेंगे। उसके बाद फुलफिल करेंगे 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट विया रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। अच्छा, उसके बाद 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करेंगे, किसके थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, बाई 2030 तक। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो 500 गीगावाट एनर्जी तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। दूसरा 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फ्यूसिल फ्यूल एनर्जी हो गई। दूसरा पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक हमको 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट करनी है रिन्यूएबल एनर्जी से। अभी जैसे 30 गीगावाट पावर प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। तो हमको जो टोटल एनर्जी है उसमें एनर्जी मिक्स 50% किसका होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का। रिड्यूस करना है 1 बिलियन कार्बन एमिशन बाई 2030 तक हमको 1 बिलियन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी मोर देन 45%, यानी कार्बन जो इंटेंसिटी होती है, यानी कार्बन का जो गाढ़ापन होता है, उसको 45%, मतलब मोर देन 45% हमको कम करना है। और उसके अलावा हमको नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है 2070 तक। तो बाकी सब टारगेट, 4 टारगेट तो क्या है 2030 तक के है, और एक नेट जीरो का टारगेट जिसमें जीरो कार्बन एमिशन, यानी कार्बन का जितना उत्सर्जन हो उतना ही उसका संग्रहण हो। दोनों चीज़ें जब इक्वल हो जाएगी तो नेट जीरो कार्बन हो जाएगा। तो नेट जीरो कार्बन कब तक पहुंचना है, 2070 तक। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ समझो, एक न्यूज आई है कि कल क्या हुआ कि राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है। कौन सा बिल पास हुआ है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पास हुआ है, कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी क्या बिल की एक्चुअल में जरूरत थी, तो बिल की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन बिल पास किया। उसमें एक सिलेक्शन कमेटी को डिसाइड किया गया है कि सिलेक्शन कमेटी को डिसाइड कौन करेगा, मतलब एक सिलेक्शन कमेटी उस बिल के थ्रू पास की गई है और वो डिसाइड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को। अब अगर उनका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा तो उसका क्या फायदा नुकसान होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। पर पहले हम उससे पहले ये पढ़ लेते हैं इलेक्शन कमीशन के एग्जिस्टिंग रूल्स क्या है। फिर नए रूल्स से सिर्फ आपको समझने की, मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा टाइम लगेगा, बस उससे ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन सी बॉडी है, तो ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट की इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, सारे इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया, जिसको नेशनल वोटर्स डे भी बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 इसका आर्टिकल है। उसके बाद पार्ट 15 याद रखना है, पार्ट कौन सा है 15, आर्टिकल कौन सा है 324 से 329। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 25 जनवरी 1950, उसी दिन उसी को नेशनल वोटर्स डे बोला गया। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमीशन, मतलब ओरिजिनली जो कमीशन था उसके अंदर 1 इलेक्शन कमिश्नर था, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडेड एक्ट 1989, पहले तो कितना था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, जो जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, वो एक इलेक्शन कमिश्नर ही था पहले। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। 1989 के अंदर जब हमारी एज रिड्यूस की गई 21 साल से 18 साल, तो उस टाइम पे क्या हुआ, बर्डन बढ़ गया। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ में चीफ इलेक्शन, उसको तो बोल दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर को
ऐड किया गया जिनको इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। अब देखो ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। कितने मेंबर की बॉडी है? 3 मेंबर की बॉडी है। याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर अदर वाले। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अगर स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको हेल्प कौन करता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है। आप जब आईएएस बन जाओगे सब जने, उसके बाद क्या आप भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बन जाओगे वैसा। चलो ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट क्या है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करता है? देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। अभी कोई उसका प्रोसीजर नहीं है। उसको क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई ये बन सकते हैं, बस वो कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है प्रॉपर्ली। 6 ईयर और उसी अभी जो बिल आया है उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी को डिसाइड किया गया है। उसके बाद 65 ईयर और 6 ईयर विच ईयर इज अर्लियर, उनकी टेन्योर कितनी रहती है? 65 साल और 6 साल जो पहले हो। सैलरी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें 2 जगह चेंज आ गया है। एक तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा लेकिन सिलेक्शन कमीशन कमेटी के बेसिस पे। उसके बाद सैलरी कौन होगी? सैलरी डिसाइड की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अब वो उसमें भी चेंज आ गया है। चलो मैं ऐसा करता हूँ साथ के साथ ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी क्या है देखो, सैलरी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसको हटा के वो कह रहे हैं कि जो कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर होता है उसके बराबर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा नाम सेलेक्ट किया जाएगा। उसके अंदर मेंबर्स कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी में? एक तो प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद एक अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं दूसरा वो, और तीसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको अपॉइंट कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, रूलिंग पार्टी होती है उसके तो 2 मेंबर और एक जो अपोजिशन पार्टी है उसका 1 मेंबर, जो कि ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पर भी खतरा पहुंच सकता है। ये सब चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन क्या होता है अभी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, अभी समझ में आ गया। चलो रिमूवल, वो चाहे तो कभी भी रिजाइन कर सकता है। रिमूवल सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जज के जैसे रिमूवल होता है उसी तरह इनका भी रिमूवल किया जाएगा। चलो अभी इस चीज़ को देखो। राज्यसभा ने पास कर दिया बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी एंड अदर इसी अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, मेंबर्स होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। द बिल रिपील्स द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये बिल होगा ये रिपील कर देता है द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को हटा देंगे। पहले कौन सा एक्ट था? 1991 वाला। मैंने अभी आपको बताया था 1989 में जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद उसमें क्या 2-3 बार अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो अब 1991 का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसको चेंज कर दिया गया और अभी क्या कर दिया है, जो नया बिल आ चुका है उसको राज्यसभा में पास कर दिया गया है। अब 1991 एक्ट क्या करता था? सैलरी इलेक्शन कमीशन विल बी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, अभी आपको बताया था। न्यू बिल प्रोवाइड्स दैट सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर विल बी द सेम एज दैट ऑफ ए कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब सैलरी किसके बराबर होगी? कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। लेकिन कंसर्न क्या है? मैंने सिलेक्शन कमेटी बताई दी आपको। ठीक है, आप इससे कंसर्न भी समझ लो साथ के साथ। बैलेंस ऑफ पावर अभी आपको बता दिया, 2 मेंबर तो रूलिंग पार्टी से, 1 मेंबर कहाँ से? अपोजिशन पार्टी से। तो अल्टीमेटली डिसीजन किसका रहेगा? रूलिंग पार्टी का। तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? रूलिंग पार्टी को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लेक ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई है। इलेक्टोरल गवर्नेंस पर इंपैक्ट, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रस्ट है, वो सब खतरे में आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा। अलाइनमेंट विद फार्मर्स इंटेंशन, यानी जो फार्मर का इंटेंशन होता है उसके साथ में अलाइनमेंट करना है। देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिलिंग। अब इस चीज़ को समझो, जो होता है कि अलाइनमेंट करना विद फार्मर्स इंटेंशन, यानी सॉरी फार्मर नहीं, फ्रेमर्स इंटेंशन, वो मेरे मुंह से एकदम स्किप हो गया। जो फ्रेमर्स इंटेंशन है उसको उसके साथ में अलाइनमेंट कैसे, कि हमारे जो जब संविधान बना था तो हमारे जो फ्रेमर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है। तो उनका ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर उन्होंने जब संविधान बनाया था तो उनका क्या था कि भाई हमारा संविधान के अंदर इंडिपेंडेंस बनी रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके अलावा जो जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, तीनों एक दूसरे के काम को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचा देंगे तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन डिसाइड क्या करेगा? रूलिंग पार्टी के पक्ष में हो जाएगा, तो उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था कि सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ हो, किसी की इंडिपेंडेंस, किसी बॉडी की संवैधानिक बॉडी की मतलब उस पर कोई खतरा नहीं आया इंडिपेंडेंस पर। बट अभी हम ऐसा इस एक्ट के थ्रू हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल समझ लो, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। वोटर को एजुकेट करना है, करेंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना है, तो ये काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद 74% इंडियन कुड नॉट अफोर्ड हेल्थी डाइट इन 2021। ये किसने बोला है? ये अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बोला गया है कि 74% इंडियन वो हेल्थी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे उनके पास ना प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसके अलावा या तो उनके पास कितने लोगों के पास तो खाने के लिए भोजन ही नहीं है। खाने के लिए भोजन है तो वो
ऐसा भोजन है जिससे वो प्रॉपर उससे कोई डाइट नहीं मिल रही है, सिर्फ एक तरह से नहीं होता है भोजन खा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर हेल्थी डाइट का मतलब होता है कि आदमी सुबह उठे, योगा करे, उसके बाद प्रॉपर भोजन करे और अच्छे से मतलब, और सुबह उसके भोजन इन द सेंस सुबह जो भी चाय दूध पीना है, उसके बाद दिन में एक बार भोजन कर ले, मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, ये न्यूट्रिशनल फूड को खाए और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे। लेकिन अभी क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, किसी के पास तो भोजन नहीं है, भूखमरी के केसेस बहुत सारे हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आदमी के पास भोजन है तो वो जैसे फास्ट फूड खाना, ये दूसरी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाना, इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए हमको ये समझना होगा कि अल्टीमेटली रिपोर्ट में ये बोला गया है कि न्यूट्रिशन फूड की कमी है। चलो, ये चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ आर्टिकल के कुछ पॉइंट समझा रहा था। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि क्या काम का है हमारे लिए। हमारे लिए काम का है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत जरूरी है ये। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। इनका उद्देश्य क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हंगर को डिफीट करना है, वो इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड करता है। वर्ल्ड फूड डे यानी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। फाउंडेशन कब हुई इसकी, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की? तो 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसके अंदर कितने मेंबर है? तो टोटल 194 तो मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि जो देश होते हैं वो एक मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूरोपियन यूनियन बोला जाता है, और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनको हम सिस्टर कंपनी भी बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली के अंदर। सारी चीज़ें समझाते जा रहा हूँ ताकि क्या हो कि कोई छोटा एग्जाम भी हो तो उसमें आदमी अच्छे से दे सके। हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। सिस्टर बॉडी कौन कौन सी है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक तो होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये 2 टाइप के जो इनके सिस्टर बॉडीज हैं, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, मतलब इसके एक पब्लिकेशंस आती है, 1 सेकंड है ना। पब्लिकेशंस का मतलब होता है कि जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ रिपोर्ट इशू करता है हर साल। वो रिपोर्ट्स बहुत काम की है और इसके क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कितनी बार आ जाता है कि ये वाली रिपोर्ट कौन इशू करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला याद रखना, सोफिया, सोफो, सोफा, सोफी एंड सोको, इस तरह की 5 रिपोर्ट से। पहला द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पहली रिपोर्ट। दूसरा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यानी वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, सोफा रिपोर्ट। उसके बाद द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट है, सोको, ये रिपोर्ट। इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स है इनको कौन पब्लिश करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलो, ये टॉपिक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। तो अभी आपको क्या समझना है कि देखो, अगर क्रूड ऑयल बढ़ती है, क्रूड ऑयल की प्राइस, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगी। कैसे? हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम कंट्री से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को। तो अगर हम जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट की जो मतलब इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इंपोर्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होगी, चीज़ें महंगी होगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, इन्फ्लेशन, उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, जैसे क्या होता है कि देखो आप सोचो, अगर गवर्नमेंट हमारे यहाँ से ऑयल आता है कहीं से रशिया से, उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को तो जो प्राइस पे कस्टमर्स को देना है हमारे इंडिया के अंदर उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स को कट करना पड़ेगा, उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको कट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कट करती है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिस्टर्ब होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बजट पास करेगी वो कम करेगी, अल्टीमेटली डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है वैसा। उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियस से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा तो ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी। ग्रोथ में इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि चीज़ें महंगी होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा तो खरीदेंगे कम वैसा। टाइप्स क्या है, अब इसमें सबसे खास चीज़ मैंने इसलिए आपको इसके अंदर जोड़ के दी है। टाइप से एक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अच्छे से पढ़ लो इसको। एक 2 ऑयल होते हैं, याद रखना। अभी जो क्रूड ऑयल है हमारे वर्ल्ड लेवल पर 2 टाइप के, एक तो होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। दोनों ही क्रूड ऑयल के टाइप से। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल को समझ लो, ओरिजिनेट फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन द नॉर्थ सी बिटवीन द सेटलैंड आइलैंड और नॉर्वे और जो सेटलैंड आइलैंड है उनके बीच में नॉर्थ सी आता है, उसके ऑयल फील्ड से जो ऑयल ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। इसकी एपीआई ग्रेविटी ज़्यादा होती है, किससे, जो मतलब डब्ल्यू जो हमारा WTI है ना उससे ज़्यादा। उसके बाद सल्फर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, और सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी ज्वलनशील की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है। प्राइस इज इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस यूज्ड बाय ओपेक कंट्रीज, यानी जो ओपेक कंट्रीज के द्वारा जो प्राइस यूज की जाती है उसका जो इंटरनेशनल बेंचमार्क कौन सा है इनका प्राइस का, ओपेक कंट्रीज के द्वारा जो प्राइस यूज की जाती है। और कॉस्ट ऑफ शिपिंग लो होती है क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के पास में है तो समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। ठीक है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का है तो ये यूएस के जो ऑयल है उनकी जो प्राइस है वो उसको मतलब उसको यूएस का जो ऑयल है उसको बोला जाता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट।
ये कहाँ है, एक तो टेक्सास के अंदर, एक ल्यूसियाना के अंदर, एक नॉर्थ डाकोटा के अंदर। ये इसके अंदर एपीआई ग्रेविटी कम होती है, चलो लोअर सल्फर कंटेंट होता है। एंड WTI जो क्रूड प्राइस होती है वो किसके लिए, वो यूएस के ऑयल प्राइस की बेंचमार्क रेट है, और इसकी कॉस्ट ऑफ शिपिंग हायर होती है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड एरिया में इसके रिसोर्सेज है, तो पहले लैंड से समुद्र के पास पहुंचाना पड़ेगा और फिर उस सी से इंडिया के अंदर आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ जाता है। अब आप सोचो ये एपीआई ग्रेविटी क्या होती है, तो इसको बोला जाता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। क्या नाम है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी। ये एक इंडिकेटर है ऑफ द डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट। यानी अगर आपको पूछ ले कि एपीआई ग्रेविटी क्या है, तो ये क्या है, इंडिकेटर है किसका, डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट। यानी अगर कोई रिफाइंड प्रोडक्ट है और कोई क्रूड ऑयल है तो उसकी डेंसिटी को इंडिकेट कौन करता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। चलो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, बायोगैस कैन फ्यूल ए ग्रीन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत शानदार एडिटोरियल है, इसको समझते हैं। तो बायोगैस कैन फ्यूल ए ग्रीन इकोनॉमी, बहुत शानदार एडिटोरियल है, वापस बोल रहा हूँ। तो बायोगैस के रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मतलब केरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड, क्या नाम था इसको, फिर हम अमूल डेयरी बोलते हैं, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। वो इंडिया के अंदर पहली इंडस्ट्री है जिसने एक फुल्ली ऑटोमेटेड बायो सीएनजी जनरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है। अब आप बोलो कि क्या बायोगैस किससे बनती है, अमूल डेयरी से इसका क्या लिंक है। तो देखो उनके पास उनकी खुद की गाय हैं, और गायों से क्या निकलता है, जैसे गाय गोबर करती है, गायों के बाद जो अनाज खाती है वो भूसा, उसके बाद थोड़ा सा कचरा रह जाता है, तो इन सब जो वेस्ट होता है, जो गोबर होता है, इन सब से हम क्या जनरेट करेंगे, बायो सीएनजी बोल सकते हो, बायोगैस बोल सकते हो, वो हम जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम किससे जनरेट करेंगे, बायोगैस जो जनरेट होगी। तो अभी बायो सीएनजी को समझ लो। बायो सीएनजी क्या होता है, बायो सीएनजी ऑल्सो नोन एज बायोमीथेन, उसको बायोमीथेन भी बोला जाता है। इज ए रिन्यूएबल एंड क्लीन बर्निंग ट्रांसपोर्टेशन। एक तो रिन्यूएबल एंड क्लीन बर्निंग ट्रांसपोर्टेशन है। फ्यूल प्रोड्यूस बाय अपग्रेडिंग बायोमास टू नेचुरल गैस क्वालिटी। तो बायोमास, जो भी बायोमास है यानी जो वेस्ट है, उसको क्या होगा, नेचुरल गैस क्वालिटी में कन्वर्ट करके हम क्या जनरेट करने वाले हैं, बायो सीएनजी। बस इतना सा याद रखना, ये रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी है, मतलब क्लीन फ्यूल है। उसके बाद इट्स प्योरीफाइड बायोगैस, ये प्योरीफाइड बायोगैस है, यानी बायोगैस के अंदर भी बायो सीएनजी का मतलब क्या होता है, प्योरीफाइड, यानी उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो रसायन है, उनको खत्म कर दिया जाएगा, उसमें प्योरीफिकेशन कर दिया जाएगा। मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उनसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें क्रॉप रेजिड्यू आ गया, जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि स्टबल बर्निंग हम करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू है उसके लिए, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, बायो सीएनजी। स्ट्रो हो गया, मेन्योर हो गया, मतलब खाद, ये और जो गोबर है उसके थ्रू। फूड वेस्ट का मतलब स्पॉइल्ड फूड, स्क्रैप्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसा फूड होता है जो बेकार हो जाता है, उसको अगर उससे भी बायो सीएनजी बन सकती है। सीवेज स्लज का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी आपको पता है कि जो सीवेज यानी जो कचरा होता है, जो कि हम बोलते हैं कि नालिया, उसके अंदर से क्या होता है कि जब वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाता है तो उससे एक सॉलिड वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, बायो सीएनजी। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे मेन खास याद रखना बायो सीएनजी। अभी आपको पता है गाड़ियाँ किससे चलती है, हमने सुना है सीएनजी से चलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कि अगर स्विफ्ट डिजायर है या फिर जो सेलेरियो गाड़ी है, किसकी है, मारुति सुजुकी की, अगर वो पेट्रोल से उसकी कैपेसिटी 20 है, 1 लीटर पेट्रोल से वो कितना किलोमीटर चलती है, 20, तो वही अगर सीएनजी से वो गाड़ी चलेगी तो 35 किलोमीटर चलती है। आप सोचिए डिफरेंस देखिए, 50% इंक्रीमेंट, मतलब 40% से 50% इंक्रीमेंट हो जाता है। एक तो चल रही है 20 किलोमीटर और एक चल रही है 35 किलोमीटर। तो सीएनजी के प्लांट, ऊपर से सीएनजी की रेट भी सस्ती होती है, तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है, और ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है तो ऑब्वियस है ज़्यादा किलोमीटर चलेगी। तो यूज एज व्हीकल फ्यूल के रूप में, पावर जनरेशन के रूप में, हीटिंग के अंदर भी यूज किया जाता है, कुकिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। बायो सीएनजी कैन ऑल्सो रिप्लेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो एलपीजी होता है, जो हम एलपीजी का होते हैं हमारे घरों में, जो एलपीजी गैस का यूज करते हैं, उसकी जगह हम सीएनजी का यूज भी करके कुकिंग कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई। क्लीन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, हम कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को, लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर का एमिशन कम हो जाएगा। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, उनका एमिशन इसके कारण कम हो जाएगा। इकोनॉमिकल क्या होगा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट, यानी वेस्ट के कारण इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। लेस कॉस्टली होगा, रिड्यूस एनर्जी इंपोर्ट बिल ऑफ क्रूड ऑयल, और यूज्ड एज ए कुकिंग फ्यूल। अब इस चीज़ को समझ लेना, इकोनॉमिकल होता है एक तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट, यानी जो वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, एक बहुत कम कॉस्टली होता है, एक रिड्यूस एनर्जी इंपोर्ट बिल ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको याद क्यों रखनी है, एक तो इकोनॉमिक लेवल पे समझ लो, एक तो वेस्ट होता है उससे जो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कुछ पैसा तो मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए वेस्ट का ऑटोमेटिक वो सस्ता पड़ जाएगा, लेस कॉस्टली हो जाएगा। रिड्यूस एनर्जी इंपोर्ट बिल ऑफ क्रूड ऑयल, और ऑब्वियस है कि अगर क्रूड ऑयल को जो हम इंपोर्ट करते हैं और उसकी जगह सीएनजी यूज होने लग जाएगा, बायो सीएनजी, तो हमारे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के अंदर ही बन जाएगी। अगर इंडिजीनियसली डेवलप होगी तो हम क्रूड ऑयल को कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे देश की डेफिसिट भी कम हो जाएगी। यूज एज ए कुकिंग फ्यूल, और कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ये भी पढ़ लिया। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सीएनजी को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये बायो सीएनजी कैन प्रोड्यूस बायो फर्टिलाइजर्स विच कैन इंप्रूव सोइल क्वालिटी एंड क्रॉप यील्ड। आप एक चीज सोचिए, जो हम खाद बनाते हैं तो एक बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, सोइल की क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप नॉर्मल जो खाद यूज करते हैं उससे सोइल की क्वालिटी में इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन इसके थ्रू क्या हो सकता है, सोइल की क्वालिटी में इंप्रूव हो सकता है और क्रॉप यील्ड में भी इंप्रूव हो सकता है।
जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करके। अब गवर्नमेंट का विजन देख लो, साफ साफ गवर्नमेंट का क्या विजन है, अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट की विजन को समझ लो। गवर्नमेंट की विजन है सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, जिसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसकी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन का एक टारगेट रखा है। ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस सेगमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन October 23। CBG blending obligation will promote production and consumption of compressed biogas in the country। अब इस चीज़ को याद रखना है। CBG जो ब्लेंडिंग होती है यानी कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, वो क्या करेगा, एक तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन द कंट्री। अल्टीमेटली हमको बायोगैस का मतलब जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना है। 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोगैस विथ नेचुरल गैस विल रिड्यूस मतलब जो क्या बोलते हैं रिड्यूस LNG इंपोर्ट $1.17 बिलियन। अब इस चीज़ को समझ लेना, अगर हम बायोगैस का मिक्सअप कर देते हैं किसके अंदर, नेचुरल गैस में 5% भी, तो उसके कारण कितना 1.47 बिलियन LNG का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। तो अभी क्या हो रही है, सरकार का टारगेट है कि भाई कंप्रेस्ड बायोगैस के जो विजन है उसके ऑब्लिगेशन को हमको बढ़ावा देना है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन देखो सरकार ने उसके लिए क्या क्या इंप्लीमेंटेशन लेके आई है, सरकार क्या क्या स्कीम लेके आई है। तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी को डेवलप किया गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैंडेट, यानी जो अनिवार्यता है उसको देखने के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट टू CGD कंपनीज। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी एंड अदर सपोर्ट टू CGD कंपनीज, यानी जो CGD कंपनीज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। याद रखना, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट टू CGD कंपनीज। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तो दोनों चीज़ें क्या क्या अभी आपने एक तो पहले नेशनल कमेटी पढ़ ली है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी स्थापना हो चुकी है। उसके बाद जो ये हमारी मतलब CNG वाली कंपनीज है उनको क्या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इस तरह अल्टीमेटली ब्लेंडिंग CBG को जो ब्लेंड करना है इन देयर CNG एंड PNG नेटवर्क्स के अंदर, उससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर CNG के अंदर और PNG नेटवर्क के अंदर अगर वो उसको अपन उसका धीरे धीरे मिक्सअप कर देंगे तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा, इनका यूज कम हो जाएगा CNG का, और क्रूड ऑयल का यूज कम हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ फायदेमंद रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेट जीरो एमिशन, हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना, और वो अभी हमने 5 मिनट टारगेट देखा था COP26 का। तो ये चीज़ भी आपको जानने के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी इशू क्या है, कुछ चैलेंजेज है। क्या है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक, हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी है। जैसे क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। गाँव में आप देखो, ये हर घर में मतलब खाद उगाया जाता है, गोबर उगाया जाता है, और गोबर से गोबर गैस बनती है, लेकिन गांव में प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ है। उस वेस्ट को सिटी तक पहुंचाने का रास्ता नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या रूरल एरिया में कोई ऐसा प्लांट नहीं बना है। अगर आप सोचिए रूरल एरिया में प्लांट बन जाए इसके CNG के, तो गांव के जितने भी गोबर गैस मतलब गोबर आता है उनको क्या करेंगे, लोग बेचेंगे, और उस गोबर को कहाँ पहुंचाया जाएगा, CNG प्लांट में। तो बहुत ही कम रेट पर हमको CNG मिल सकती है। लेकिन रूरल लेवल पर, रूरल जो एरिया होता है वहाँ पर एक ऐसा CNG का प्लांट होना चाहिए। उसके बाद लेक ऑफ एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के अंदर भी कमी होती है, जिसके अंदर बायोगैस मतलब डाइजेस्टर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, प्योरीफायर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट है उनकी इंडिया के अंदर कमी है। तो एक तो बायो प्योरीफायर्स, कंप्रेसर्स, बायोगैस डाइजेस्टर्स। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में एक तो कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑपरेशन होता है। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। और इट इज़ लेकिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इट इज़ लेकिंग क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी है। प्रॉपर जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स में किसान भी आ चुके हैं, स्टेक होल्डर्स में कंपनीज भी आ गई है, स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आ गई है, स्टेक होल्डर्स में जितने भी व्यक्ति इससे रिलेटेड है वो सब आ गए हैं, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हम हमारे यहाँ पे जो वेस्ट निकलता है उससे हम पैसा कमा सकते हैं। बट जब अवेयरनेस ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब वे हिट फॉर CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, तो CBG जो कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन है उसके लिए क्या वे हिट यानी क्या सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप करना होगा, जिसके अंदर प्रॉपर हमको टारगेट सेट करने होंगे, रेगुलेशंस को सेट करना होगा, फिस्कल इंसेंटिव को सेट करना होगा। याद रखना, फिस्कल इंसेंटिव को सेट करना होगा, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, फिस्कल नहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव। आज थोड़ा सा वर्बल मिस्टेक्स हो रही है, सॉरी फॉर दिस। और डिफाइन टारगेट, और टारगेट को डिफाइन करना पड़ेगा, कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैपेसिटी को बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, टेक्निकली असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रिड इंटीग्रेशन, ये सब काम किसको करने पड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट को। अवेयरनेस, लोगों को पब्लिक को अवेयरनेस करना होगा। हमको टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया का यूज करके भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट, यानी इंडस्ट्री के जैसे सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे G20 हुआ है, ये वर्ल्ड लेवल का हुआ है। वैसे हम CNG के नई नई मीटिंग्स ला सकते हैं, इंडस्ट्रीज मीटिंग्स, उसके अंदर उनके लोगों को समझा सकते हैं कि भाई CNG का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद तो ये टॉपिक हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। बायो CNG का जो एडिटोरियल आया है ये हमने समझ लिया है। अब एक एडिटोरियल और आया है, उसको समझो। US FDA अप्रूव्स पेयर ऑफ जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज, इस चीज़ को समझ लेना। ये भी क्या है,
एक एडिटोरियल ये है तो इसको समझ लेते हैं। सिकल सेल डिसीज होती क्या है? सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कोज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसहेपर एंड ब्रेक डाउन। देखो उसमें कुछ खास काम की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या न्यूज़ काम की है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। सिकल सेल डिसीज क्या होता है? तो देखो मैं आपको सिंपल एक बार हिंदी में समझ लो। सिकल सेल डिसीज का मतलब होता है कि क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो कि ब्लड वाले जो एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, अगर उनकी साइज में या उनकी जो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? सिकल सेल डिसीज। बस सिंपल। तब रेड ब्लड सेल्स एक तो होते हैं नॉर्मल, अगर उनकी मतलब आकृति में चेंज हो जाता है तो उसको सिकल बोला जाता है। सिकल का मतलब जो हमारे यहाँ पे आपको हसिया बोला जाता है हिंदी के अंदर, गाँव में कटाई के लिए फार्मर्स यूज करते हैं हसिया, दातली बोला जाता है अगर किसी को ध्यान हो तो। जब उस शेप में रेड ब्लड सेल हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिकल सेल डिसीज। अब एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कोज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसहेपर एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन मैंने हिंदी में इसलिए समझाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि वो जब मिसहेपन हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है रेड ब्लड सेल तो उसको क्या बोला जाएगा? सिकल सेल डिसीज। सेल्स डाई अर्ली, सेल्स पहले डेथ हो जाती है उनकी, लिविंग ए शॉर्ट एज ऑफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या होता है? हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की जो एज होती है वो कम हो जाती है। क्यों? अगर सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो। सिकल सेल डिसीज इज ए क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर कोजिंग ए मतलब डायबिटिक सिस्टमेटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाई। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ये मतलब आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, इस चीज़ को समझो। बाई क्रोनिक एनीमिया, यानी हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है एक तो। एक एक्यूट पेनफुल एपिसोड, यानी बहुत बड़े बड़े एकदम जॉइंट्स में पेन होना, दर्द होना पूरी बॉडी में, ये सब सिकल सेल डिसीज के कारण होता है। ऑर्गन इन्फार्केशन एंड क्रोनिक ऑर्गन डैमेज, और हमारे ऑर्गन्स में डैमेज भी हो सकता है। तो अगर अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स को कुछ नुकसान होता है तो उसके कारण हमारे शरीर में बहुत बड़ा पेन हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया की जो प्रॉब्लम्स है लेडीज़ में सबसे ज़्यादा होती है वो भी हो सकती है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। क्रोनिक एनीमिया लीडिंग टू फटीग वीकनेस, और अगर आप सोचिए कि खून की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर भी वीकनेस आ जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पेनफुल एपिसोड कैन कॉज सडन एंड इंटेंस फेयर्स इन द बोन्स, यानी जो हमारी हड्डियों में अचानक से दर्द होता है वो भी ये कंडक्ट करवा सकते हैं। डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, और जो मासिक प्रवाह होता है महिलाओं के अंदर, जो मासिक प्रवाह होता है हर महीने, उसके अंदर भी डिले हो सकते हैं, उनके दिनों में डिले हो सकता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसमें भी डिले हो सकता है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है ये किससे पॉसिबल होगी? ये सिकल सेल डिसीज के कारण हो सकती है। तो हमने अल्टीमेटली सिकल सेल डिसीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको मैंने हिंदी में इसलिए समझाया क्योंकि देखो यूपीएससी में क्या होता है कि डायरेक्ट जो लाइनें दे रखी वो नहीं आएगी, उसके अंदर उससे रिलेटेड छोटी मोटी लाइनें आएगी। तो हमको समझना पड़ेगा कि एक तो रेड ब्लड सेल्स का बहुत बड़ा रोल है, एनीमिया हो सकता है, पेनफुल डिसीज हो सकते हैं, क्योंकि आ जाता है कितनी बार इससे ये इंपैक्ट पड़ते हैं। तो आपको बताना है कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है। अब ट्रीटमेंट समझ लो। एक तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, हेल्प रिलीव एनीमिया, यानी एनीमिया को रिलीव करने में सहायता करता है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस, यानी जो पेन क्राइसिस होते हैं उसकी रिस्क को रिड्यूस करने में भी काम आता है। तो अब आप समझो इस चीज़ को, एक तो पेन को कम करने में काम आता है और एक एनीमिया को रिलीव करने में मदद करता है। कि हमारे यहाँ पे जो खून की कमी होती है, अगर हम ब्लड ही नया ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो जो एनीमिया यानी खून की कमी है वो कम हो जाएगी, और उसके अलावा जो पेन होते हैं सिकल सेल डिसीज से वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद होता है हाइड्रोक्सेरिया, याद रखना हाइड्रोक्सेरिया। उससे क्या होता है कि जो हमारे पेनफुल एपिसोड्स होते हैं, बार बार दर्द होते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये एक मेडिकेशन है, मतलब ये एक दवाई है, उसका यूज करके, हाइड्रोक्सिया नाम से एक दवाई है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सिकल सेल डिसीज को कम कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। चलो, लेकिन साथ के साथ ये सिकल सेल डिसीज समझ लिया, अब एक बॉडी इसके साथ में बहुत काम आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस है क्योंकि यूएस की जो एफडीए बॉडी है, इन्होंने अप्रूव किया है इसके लिए जीन थेरेपी को। तो सबसे पहले ये एक फेडरल एजेंसी है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। यूएस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारी यहाँ मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। उसकी एक एजेंसी कौन सी है? यूएस एफडीए बोला जाता है उसको। ये गवर्नमेंट एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई? 1906 के अंदर, याद रखना है। एफडीए गिव्स अप्रूवल टू रेगुलेटेड प्रोडक्ट बिफोर दे कैन बी सोल्ड इन द यूएस, यानी यूएस में इनको बेचा जाए उससे पहले अप्रूवल किसकी लगेगी? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। जो यूएस एफडीए है इज हेडेड बाय कमिश्नर, एक कमिश्नर के द्वारा हेड किया जाता है, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वाइल द एडवाइस, और किसकी एडवाइस से? विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ सीनेट, यानी जो सीनेट है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उनकी कंसेंट और एडवाइस के बेसिस पर यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कमिश्नर को। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। तो हमने इस एडिटोरियल को भी बहुत शानदार तरीके से इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली एनालिसिस की है। सिकल सेल डिसीज हो गया, उसके अलावा यूएस एंड फूड एंड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बायो सीएनजी वाली टॉपिक पढ़ लिया है। अब दो एडिटोरियल और आए हैं जो मैं समझाता हूँ। एक तो आया यूएपीए, जो कि अनलॉफुल मतलब एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट जो हमने पढ़ा है, यूएपीए एक्ट, वो हमने अभी आज से 5-7 दिन पहले बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए अभी इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की। 2-3 दिन 5 दिन और निकलेंगे, वापस आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 दिन पहले ही पढ़े हुए हैं हमने वो टॉपिक। बहुत शानदार तरीके से यूएपीए को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो, और उसमें ऐसा कुछ मतलब है नहीं, और 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यूएपीए हर 3 दिन में रिपीट होता है, और तब क्या मतलब है कि हम आपका टाइम वेस्ट करें वैसा। और एक टॉपिक हमने पढ़ा है, एक आया है आर्टिकल 370, जो कि ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ खास न्यूज़ है ही नहीं,
हमने कल वैसे भी पढ़ लिया था, कल ही पढ़ा था उसको, पहले ही मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट होते ही पहले आर्टिकल 370 को पढ़ा था। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्टिकल 370 का मतलब क्या है। तो आर्टिकल 370 को 2019 के अंदर एब्रोगेट कर दिया गया था। जब 1946 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारी एक एग्रीमेंट हुआ था किनके साथ में, जो वहाँ के राजा राम सिंह थे, कश्मीर के राजा राम सिंह, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का। और उनके इस एग्रीमेंट के अंदर अल्टीमेटली हमने कश्मीर की सोवेरेनिटी को स्वीकार किया था कि कश्मीर हमारे इंडिया का पार्ट तो है, लेकिन वो उनके इंटरनल मैटर्स में हम नहीं बोल सकते वैसा। तो उसके बाद 1949 के अंदर क्या हुआ, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब जैसे जैसे आर्टिकल आए, आर्टिकल 370 को लॉन्च किया गया, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। 35A तो बोलता है कि जो कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है उसको कौन डिसाइड करेगा, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आर्टिकल 370 भी यही बोलता है कि जो हमारे संविधान की कौन कौन से आर्टिकल है जो अप्लीकेबल नहीं होंगे, उसका डिसीजन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ही होगा। और वहाँ के जो मतलब उनको ये पावर होगा कि भारत के कौन से आर्टिकल को अप्लीकेबल करवाना है नहीं करवाना है, ये सब पावर उनके पास होगा। और उनके वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वहाँ का फ्लैग अलग होगा, वहाँ की सिटीजनशिप अलग होगी। तो उस समय क्या होती है, भारत के अंदर 2 सिटीजनशिप थी, एक तो इंडिया या कश्मीर की 2 सिटीजनशिप थी उनके पास भी, और फ्लैग भी 2 चलते थे वहाँ पर। इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी कश्मीर के अंदर। लेकिन अभी क्या हो गया, 1 सिटीजनशिप पूरे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग कश्मीर, एक ही फ्लैग चलेगा पूरे इंडिया के अंदर। आर्टिकल 370 हटने के बाद में उसको अब्रोगेट किया गया है, बिल्कुल संविधान से हटाया नहीं गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सारे टॉपिक को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। बायो CNG को पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने जो हमारा क्या नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा 1 सेकंड है ना, इलेक्शन कमिश्नर जो अभी CEC आने वाला है, जिसके अंदर नया बिल पास होने वाला है, उसको भी हमने समझ लिया एक बार के लिए। तो अब अगर और नई चीज़ें अपडेट्स आएंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन को बहुत शानदार तरीके से आर्टिकल 324 से 329 याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी पार्क है उसको देख लिया था। पार्लियामेंट का जो अटैक हुआ है उसको देख लिया। उससे रिलेटेड अगर कुछ एनालिसिस होगा तो आज जैसे न्यूज़ में मतलब आएगा तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तो अगर कुछ भी अच्छी चीज़ आती है तो हम उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, और कमेंट कीजिए, उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम सब मिलके वर्किंग करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।